हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो गाइस, आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले ना आपको चैप्टर का मीनिंग तो पता ही है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बच्चों पढ़ के आए कि इनहेरिटेंस का आखिरकार मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ऐसा वो कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहा होता है। अब उसके पीछे का हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता लगाना है और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि वेरिएशन। प्रिंसिपल का मतलब कैसे ये पता लगाया गया कि आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, और अगर जा भी रहे हैं तो किस वे में ट्रांसफर हो रहे हैं। कि एक जनरेशन में तो कैरेक्टर्स अपने आप को शो कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स अपने आप को शो नहीं कर रहे, जो अभी हम पढ़ के आए हैं पूरा। और वेरिएशन में क्या होता है कि वो डिग्री कि आखिरकार कितना डिफरेंस है एक प्रोजेनी और एक पैरेंटल में, पेरेंट्स और प्रोजेनी के अंदर, प्रोजेनी मींस ऑफस्प्रिंग के अंदर जितना डिफरेंस है वो डिग्री ऑफ डिफरेंस को हम बोलेंगे वेरिएशन। अब वेरिएशन आप लोगों के यहाँ पे दो टाइप के वेरिएशन होते हैं। एक होता है आपका सोमेटिक वेरिएशन और एक होता है आपका, देखो, तो वेरिएशंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज वेरिएशन? इनहेरिटेंस आप लोगों को पता ही है। इनहेरिटेंस आखिरकार आपका क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। वेरिएशंस हुए आपका पहला सोमेटिक वेरिएशन एंड एक होता है आपका जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन देखो नाम से पता चल रहा है, वो वेरिएशन मतलब वो चेंजेस जो आपकी सोमेटिक सेल्स में हो रहे हैं, वो वेरिएशन जो आपकी कहाँ पे हो रहा है? सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक सेल्स। और जर्मिनल वेरिएशन वो वेरिएशन जो कि आपके जर्म सेल्स में वेरिएशन हो रहे होता है। अब आप खुद बताओ, अगर आपकी सोमेटिक सेल्स में कोई वेरिएशन होंगे तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये वाले जो वेरिएशन होते हैं नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल, इनहेरिट नहीं होते हैं। बट जर्मिनल वेरिएशन जो जर्म सेल्स मतलब गैमीट्स के अंदर जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं हम इनहेरिटेबल वेरिएशंस, इनहेरिटेबल वेरिएशन। तो बताओ ये टर्म्स तो आप लोगों को क्लियर हुआ वेरिएशन में होता है क्या है, सोमेटिक और जर्मिनल। चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे मेंडल ने, अब मेंडल ने क्या किया था, अपना एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था 1856 से 1863 में। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया हमारा गार्डन पी और पाइसम सताइवम, गार्डन पी पाइसम सताइवम के ऊपर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। आखिरकार ये पता लगाना चाह रहे थे कि इनहेरिटेंस हो रहा है तो कैसे। पहले ना एक मॉन्स्ट्री में वर्क करते थे जैसे हमने डिस्कस किया था। अब मॉन्स्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी टेक केयर करते थे। अब उस टेक केयर करते टाइम इन्होंने ये देखा अपने आसपास में कि प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है। इन्होंने एक जनरेशन ग्रो कराया तो सारे के सारे टॉल, फिर उसी के सीड्स को उठा के उन्होंने फिर नेक्स्ट जनरेशन जब ग्रो कराया तो उसमें कुछ टॉल बन रहा है, कुछ ड्वार्फ बन रहे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में गए, फिर देखा कभी सारे के सारे ड्वार्फ बन गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर सारे के सारे टॉल बन गए। इस टाइप से इन्होंने कुछ चेंजेस देखे प्लांट्स के अंदर। अभी पता लगाना चाह रहे थे कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। इसी चीज की स्टडी को हम बोलते हैं आपके जेनेटिक्स। जब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। Genetics is a branch of biology in which we study about the heredity and variation. डन बच्चों यहाँ तक। एंड इनका एक्सपेरिमेंट चला था हमारे 7 ईयर तक। अब मेन चीज आती है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट ही यूज किया था। उसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहले इन्होंने देखा कि पी प्लांट के पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब अगर एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, एक व्हाइट है तो एक ब्लैक है। इस टाइप से दो कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट शो होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है आपका, अब ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में, कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना चाहते किसी के अंदर, हम चाहते कि एक नई अच्छी सी वैरायटी का पॉलन ग्रेन लेके आए, उसके साथ जर्मिनेशन कराएं, उसको इमैस्कुलेशन बोल दिया। फिर यहाँ पे देखा इन्होंने यहाँ पे पॉलिनेशन कराना भी बहुत इजी था। अगर हम पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करें किसी मेल पेरेंट से, उसको ट्रांसफर करा सकते हैं फीमेल प्लांट तक। कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे और इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन था। ये भी आप यहाँ पे ऐड कर लो, शॉर्ट लाइफ स्पेन, जिसकी वजह से कुछ हमारे कैरेक्टर्स थे। एंड मिनिमम आफ्टर केयर, मिनिमम आफ्टर
केयर, जिसकी वजह से हमारा मेंडल्स के ये हमने यूज किया, उन्होंने पी प्लांट्स को यूज किया इन रीजंस की वजह से। क्लियर। अब देखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से। तो उन्होंने टोटल सबसे पहले जो स्टार्ट किया 34 कैरेक्टर्स से स्टार्ट किया, फिर 34 से आया वो आपका 24 पे, फिर 22 पे, देन फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को फाइनल किया जो हर जनरेशन में अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट मतलब डायरेक्टली वही हमारी प्लांट की हाइट, वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। अब एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे कि एक डोमिनेट है और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। अब मेन चीज आपका वही आ गया, फिर से देखो कैरेक्टर और ट्रेट, ध्यान से समझना। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर जो हमें दिखता है, जो बाहर से कोई भी कैरेक्टर, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, मतलब हमारा अगर मैं बात करूँ हमें हाइट से लेके टो तक बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हमारे हेयर का कलर कैसा है, हेयर की स्ट्रेंथ कैसी है, हेयर हमारे वाइड है हेयर या फिर बहुत ज्यादा थिन है, या फिर हमारा फॉरहेड कैसा है, हमारी आईज ब्लू है, ब्लैक है या व्हाइट है, कैसी आईज है, नोज की शेप कैसी है, हमारा फेस फ्लैट है, ब्रॉड है, कैसा फेस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता ही है हमारा डीएनए यही इंफॉर्मेशन को लेके जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्या पूरे के पूरे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन मिक्सअप होंगी ये सारी चीजों की? कैसे इंफॉर्मेशन आ रही है? हमारा जो हैंड है वो मम्मी के जैसा है, हमारा जो लेग्स है वो पापा के जैसे हैं, हमारा फॉरहेड दादी के जैसा है, ऐसे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें दिख रही है। तो डीएनए में ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स में होती है। जैसे कि मैंने ये वाला सेगमेंट बोल दिया, इस सेगमेंट को हम बोलेंगे जीन, मतलब ये वो जीन है जो हमारे हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम यहाँ पे मेरा वो जीन है जो मेरे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे जीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स में। और अब मैंने बोला आई कलर दो टाइप से हुआ, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो अब इस आई कलर के दो एलील्स हो सकते हैं, एक वो एलील जो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक वो एलील जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है नहीं हो सकता है। सेम हमारे यहाँ पे हेयर शॉर्ट है, लॉन्ग है, कर्ल है, स्ट्रेट है, अलग अलग। तो कैरेक्टर तो मेरा जीन हो गया, यहाँ पे कैरेक्टर तो जीन हो गया। एलील क्या हुआ? एलील हो गए ट्रेट। मतलब अगर मैंने आपका यहाँ पे प्लांट की बात की, प्लांट की हाइट कैसी है, ये तो कैरेक्टर हो गया प्लांट की हाइट। अब इसके अंदर ट्रेट कैसे दिखा रहे हैं? हाइट कैसी हो सकती है? टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, वो हमारा ट्रेट हो गया। अब बात ये आती है अपने आप को शो कौन करेगा? हमेशा अपने आप को डोमिनेटिंग शो करता है। डोमिनेटिंग की प्रेजेंस में रिसेसिव छिप जाता है हमारा, बिकॉज डोमिनेटिंग सामने हमेशा खड़े रहेगा, उसके पीछे रिसेसिव तो नहीं दिखेगा। रिसेसिव अपने आप को शो कब करता है? रिसेसिव अपने आप को जब डोमिनेंट नहीं होता। उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था मम्मी एंड पापा वाला, घर में मम्मी की चलती है, पापा की चलती है। आप लोगों ने बोला मैम मम्मी की चलती है, मम्मी डोमिनेटिंग है, तो पापा की कब तक नहीं चलेगी? जब तक मम्मी अपने मायके नहीं जाएगी तब तक नहीं चलेगी ना पापा की। तो जब तक मम्मी घर पे है सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग की चलेगी, लेकिन एक बार मम्मी मायके गई तो पापा की चलने लग जाएगी ना, मतलब वहां पे रिसेसिव की चलेगी। तो जब तक डोमिनेंट है, डोमिनेंट क्या करता है? रिसेसिव को अपना कैरेक्टर शो करने से रोकता है, ठीक है। और रिसेसिव हम ये बोल सकते हैं डोमिनेंट के प्रेजेंस में छिप जाता है, जैसे मम्मी के प्रेजेंस में पापा छिप जाते हैं। ये हमारा हो गया। तो कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास 7, स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। अब इनके भी कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, कुछ डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव, मतलब कुछ तो ऐसे जो हमेशा अपने आप को शो करेंगे। टॉल, वायलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, येलो, राउंड येलो, ये हमारी वो कैरेक्टर जो अपने आप को हमेशा शो करेंगे। लेकिन अगर ये कैरेक्टर्स नहीं है तब हमें ये कैरेक्टर्स विजिबल आएंगे। अगर प्लांट के अंदर ये वाले कैरेक्टर्स नहीं हैं, उसी केस में हमें रिसेसिव देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मेरे को एक क्या हो रहा है, एक मैंने जनरेशन बनाई, उसमें मुझे सारे के सारे ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं, तो मैं ये सोचूंगी कि मेरा वहां पे क्या होगा? डोमिनेटिंग नहीं होगा, होमोजाइगस डोमिनेट तो नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी आपको समझाया था, देखो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब मेरा होता है जैसे कि कैपिटल टी मैंने ले लिया, या फिर स्मॉल टी, मतलब दोनों के दोनों एलील्स जब आइडेंटिकल होते हैं, ये एलील्स हो गया ना, ये पूरा का पूरा तो जीन हो गया जो आपकी हाइट के कैरेक्टर को बता रहा है। ये जीन किसके लिए? हाइट के कैरेक्टर के लिए, हाइट कैरेक्टर के लिए जीन है। अब इस जीन के पास 2 एलील्स है, एक एलील हमारा टॉल दिखाएगा, एक एलील हमारा रिसेसिव। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जीन में सिर्फ और सिर्फ टॉल के कैरेक्टर है, और सिर्फ टॉल के कैरेक्टर तब आएंगे जब मम्मी भी टॉल होगी, पापा भी टॉल होंगे, दोनों के दोनों टॉल होंगे, तभी तो होमोजाइगस आएगा। अब यहाँ पे क्या है मेरा? ये होमोजाइगस रिसेसिव है,
दोनों स्मॉल स्मॉल है, तो इसका मतलब बनने वाला ऑफस्प्रिंग तो हमेशा ड्वार्फ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मम्मी से भी और पापा से भी दोनों से हमारे जो एलील्स आए हैं वो ड्वार्फ के आए हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। अब हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हो गया मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक मम्मी से अगर टॉल आया है और पापा से आपका ड्वार्फ वाला कैरेक्टर आया है अगर, ये क्या इस केस हो गया हमारा। अब यहाँ पे दिखेगा कैसे ये हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी तो बोल दिया, तो जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब इसके जीन्स कैसे हैं, इसके क्या एलील्स कैसे हैं। फिनोटाइप हमें दिख कैसा रहा है बाहर से ये। अब ये तो मेरे को अगर मैं बात करूँ टॉल दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल टी है। डोमिनेट, डोमिनेंट को याद रखना हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, रिसेसिव को हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ तक डन, रिवाइज हो गया सब कुछ क्लियर। चलो अब इसके बाद फिर हमने देखा था कि अब मेंडल ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने स्टार्ट किए। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड मतलब एक ही कैरेक्टर्स को लेके जब हम क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले क्या किया? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, एक प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया, और वो भी कैसा ले लिया? चलो टॉल ले लिया। अभी प्योर पेरेंट टॉल का मतलब ये है कि उन्होंने एक ऐसा प्लांट का सीड लिया जिसकी उन्होंने बहुत सारी जनरेशन ग्रो करा के देखी, और सारी की सारी जनरेशन हमारी टॉल ही बन रही थी, सारी जनरेशन टॉल बन रही थी। तो अब इन्होंने देखो कैसे स्टडी कराया, इन्होंने ले लिया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या आते हैं हमारे प्योर टॉल। अब प्योर टॉल में ये तो हमारा क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। और अगर मैं इसको क्या लिख रही हूँ? जीनोटाइप। अगर मैं इसको लिख रही हूँ प्योर टॉल तो ये मेरा फिनोटाइप हो गया। अब इनका क्रॉस करा दो। अब क्रॉस कराने में सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था? गैमीट्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे गैमीट्स बनाए, बना दिए, करा दो यहाँ पे ऐसे, ऐसे ही कराया था ना बच्चों। ये देखो कैपिटल टी सारे कैपिटल टी बनेंगे। पहला तरीका तो ये है। और सेकंड वे क्या बताया था? ऐसे टेबल बना लो, पोनेट स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे एक के एलील्स लिख लो, वाई एक्सिस पे दूसरे के एलील्स लिख लो। अब करा दो टेबल को फिल। यहाँ पे कैपिटल टी सारे कैपिटल टी बनेंगे यहाँ पे हमारे। ये हमारा हो गया प्योर प्लांट। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने सेकेंड स्टेप में क्या लिए थे? हमारे हाइब्रिडाइजेशन कराया था। सेकेंड स्टेप में इन्होंने कराया हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट ले लिए, मतलब एक तो ले लिया इन्होंने टॉल और एक ले लिया इन्होंने ड्वार्फ। अब देखो टॉल और ड्वार्फ में कैपिटल टी, ड्वार्फ को ले लिया अगर हमने स्मॉल टी। अब कैरेक्टर्स बना दो यहीं पे, देखो मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, आप गैमीट्स बना के तब करेंगे। अब कैसा बनेगा हमारे यहाँ पे? लिखो जरा इसको टेबल बना के। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव। अब डोमिनेंट है अगर हमारा यहाँ पे, रिसेसिव तो नहीं दिख पाएगा अपने आप को, तो सारे के सारे कैसे मिले मुझे? टॉल मिले। मतलब अब ये देख रहे हैं कि जब मैंने प्योर टॉल लिए प्लांट तब भी मुझे सारे के सारे टॉल मिल रहे थे, ऑल टॉल। और जब मैंने क्या किया, एक टॉल और एक ड्वार्फ ले लिया, बट प्योर वाले लिए इस बार भी, प्योर एकदम, ठीक है। मतलब ये वो प्लांट लिया जिसकी सारी जनरेशन टॉल दिखा रही थी, ये वो प्लांट लिया जिसकी सारी जनरेशन ड्वार्फ दिखा रही थी, तब भी मुझे सारे के सारे टॉल मिले। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब हम क्या करते हैं, जो मेरे हाइब्रिड मिले ना, इन हाइब्रिड के बीच में क्रॉस करा के देखते हैं। चलो अब इन हाइब्रिड्स के बीच में फिर से क्रॉस कराते हैं। कैसा था मेरा हाइब्रिड? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। कैपिटल टी स्मॉल टी, करा दो इनके बीच में क्रॉस। ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट और ये दोनों हेट्रोजाइगस। ये क्या है मेरा? होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये क्या है? दोनों हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन एक हमारा बन गया छोटू प्लांट, होमोजाइगस रिसेसिव। अब इन्होंने देखा
कि जब मैंने सारे टॉल प्लांट्स को अब क्रॉस कराया, अब मेरे पास ड्वार्फ प्लांट आ गया। तो मतलब ये जो ड्वार्फ पेरेंट था पहले वाला हमारा, उस ड्वार्फ पेरेंट ने पहले अपनी जनरेशन में नहीं दिखाया कुछ, नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप की प्रेजेंस को शो किया। इसी वजह से उनको इनहेरिटेंस के बहुत सारे कैरेक्टर्स पता लगे। अब इसकी ना मैं आपको देखो एक समरी लिखवा देती हूँ कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या किया था। उस समरी को बस याद रख लेना, वहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। वैसे तो आपको अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना आ ही गया है तो स्टेप याद रखना, पहले सारे प्योर लिए, फिर उसके बाद उन्होंने एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स लिए, फिर उन्हीं के जनरेशंस में कराते चले गए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, हमारा प्योर टॉल लिया था एंड देन प्योर ड्वार्फ लिया था। इसका क्या रिजल्ट मिला था हमें, ऑल टॉल, सारे के सारे हमें टॉल मिले थे। फिर इन सारे के सारे टॉल के बीच में इन्होंने सेल्फिंग कराया। जब इन्होंने सबके बीच में सेल्फिंग कराया तो सेल्फिंग कराने से क्या रिजल्ट मिला, इनको 3 तो टॉल मिले थे, और अभी देखा था ना हमने वो एक ड्वार्फ मिला था। 3 टॉल मिले, एक ड्वार्फ। फिर इन 3 टॉल के बीच में जो 3, एक कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें से हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनमें से जब हमने क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिला, 2 प्योर टॉल मिले और 2 हाइब्रिड टॉल मिले। फिर जब मैंने एक ही ड्वार्फ था उसी के बीच में सेल्फिंग करा दिया, स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ये जब मैंने करा दिया तो मुझे मिल सेल्फिंग कराया तो तब मुझे रिजल्ट मिला सारे के सारे ड्वार्फ। ये इनका एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट आया था निकल के, सेल्फिंग कराया। अब इससे क्या कॉन्क्लूजन निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्क्लूजन लाइन लिखना। कॉन्क्लूजन का मतलब क्या है कि हमारे जो यहाँ पे गैमीट्स हैं, गैमीट्स ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, गैमीट्स पेरेंट्स से कुछ लेके आ रहे हैं अपने साथ, समथिंग, कुछ समथिंग ये अपने साथ लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक कैरेक्टर विजिबल हो रहा है आने वाली जनरेशन में, विच मेक अ कैरेक्टर appear in the next generation। और वो समथिंग क्या है, ये स्मॉल टी है, तो ये टॉल, लेकिन इस टॉल के साथ ये क्या लिए ड्वार्फ वाला है, कभी ना कभी जाके तो अपने आप को शो करेगा ही, ये चीज है ये। तो कुछ एलील लेके आ रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, इसी को इन्होंने बोल दिया हमारे फैक्टर। दिस इज नॉन एज बच्चों फैक्टर हमारा, ठीक है। बताओ आगे यहां तक समझ में सब कुछ। फिर इसके बाद हमने बोला कि यही फैक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते इंडिविजुअली, ये फैक्टर्स अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं और आने वाली जनरेशंस में शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी हमारा जो ड्वार्फ वाला फैक्टर था वो हमारा पहली जनरेशन में जब हमने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को कराया तब हमें ड्वार्फ नहीं शो हुआ, लेकिन उसकी जनरेशन को जब हमने आगे क्रॉस कराया तब वो हमें शो हो गई वहां पे कैरेक्टर। तो इसका मतलब फैक्टर्स अपने साथ कुछ ना कुछ, गैमीट्स कुछ ना कुछ लेके आते हैं अपने साथ, जो हो सकता है एक जनरेशन में शो ना हो बट आने वाली जनरेशन में जरूर शो होगा। यहां तक हमारा फिनिश होता है बच्चों मोनो हाइब्रिड का कंसेप्ट कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। डन बच्चों। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है ना, जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे चलता है।
अब हम समझेंगे कि आखिरकार डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सबसे बड़ा कंसेप्ट जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों कुछ भी नहीं है। सीरियसली डाई हाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं है आपका, बहुत इजी है। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हम देखेंगे आपका टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। चल लिखो बच्चों, अब हम करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको पता है, अब तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे थे, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, मतलब हाइट का कैरेक्टर ले लिया हमने, या कोई और भी कैरेक्टर ले सकते हो आप मोनो हाइब्रिड में वहां पे। अब लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, इस बार दो कैरेक्टर्स ले रही हूँ। दो कैरेक्टर्स मैंने क्या ले लिया, एक तो कैरेक्टर ले लिया मैंने हाइट, और एक ले लिया मैंने सीड का कलर, सीड कलर। दो कैरेक्टर्स को हम लेके जब क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हाइट में क्या लिया मैंने, आपका हाइट में ले लिया मैंने टॉल, और सीड के कलर में ले लिया, एक सेकेंड, टॉल एंड येलो। और एक बार मैंने ले लिया आपका ड्वार्फ ग्रीन। अब ये भी आप लोगों को मैंने वो डोमिनेंट वाला कंसेप्ट बताया था कि किसको किससे हम डिनोट करते हैं, उसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। कैपिटल टॉल वाले को कैपिटल टी कैपिटल डी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ड्वार्फ को स्मॉल टी स्मॉल वाई, ऐसे बना दिया। अब इसके बाद आप लोगों को क्या कराना है, सिर्फ एक चीज ध्यान, बस एक स्टेप कराना है छोटा सा, फिर उसके बाद वो टेबल फिल करेंगे हम लोग। क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका कैपिटल टी स्मॉल, इसमें से एक एक कैरेक्टर्स ले लो आगे। ये जो मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा कैरेक्टर है, ये पूरा का पूरा जीन है, इस जीन में से एक एली ले लो। कैपिटल डी ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से सेम, यहाँ से भी सेम हमने ले लिया। मतलब इसको हमने क्या बना लिया, गैमीट्स बोलती है। अब इन गैमीट्स को करा दो आपस में फ्यूज। कैसे गैमीट्स को फ्यूज कराना है, वही वाला कंसेप्ट मेरा। इसको किसके साथ कराओगे आप, कैपिटल टी को कराओगे एक बार, एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं बच्चों। देखो ये हमारे गैमीट्स बना लिए। अब इनको ना देखो कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो आप पहले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे लिख लिया इनको। अब इनकी क्रॉस करा दो। कैसे क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी की कैपिटल वाई के साथ, फिर एक बार कैपिटल टी की स्मॉल वाई के साथ। देखो जैसे मैं सर्कल बना रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना। फिर एक बार इसकी स्मॉल टी की कैपिटल के साथ, फिर ऐसे इसकी इसके साथ। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है आपको तो इसका एक ये तरीका है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे लिखना है आपको। पहले इसका इसके साथ, इसको इसके साथ। बट लिखने का तरीका बच्चों, अगर आपने यहाँ पे कैपिटल, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल, अगर मैं इसको यहीं पे क्रॉस करा देती तो मेरा चेंज हो जाता है ये बिल्कुल, अगर मैं इसको, बट यहाँ पे ऐसे कराएंगे तो, बट ये वाला कंसेप्ट हमारा सही लगता है हमेशा। बिकॉज मेन जो डिफिकल्टी आती है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो गैमीट्स बनाने की आती है। बस एक बार आपने गैमीट्स बना लिए, फिर वो एक्स वाई डायरेक्शन में लिखो उनको, और बस टेबल फिल करनी रह जाती है। तो क्या करना है आपको, देखो टॉल येलो ड्वार्फ ग्रीन, कैपिटल टी कैपिटल वाई, इसको लिख दिया, गैमेट्स बना दिए। अब इन गैमेट्स को, टॉल वाले कैरेक्टर्स को तो एक जगह लिख लो, और आपके जो हाइट वाले कैरेक्टर्स को तो एक जगह लिख लो, और कलर वाले कैरेक्टर को एक जगह लिख लो। फिर जैसे हम ऐसे क्रॉस कराते हैं ना, ऐसे क्रॉस करा दो बस इनका, ये कर। अब देखो कब कराए क्रॉस तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये बन जाएगा मेरा स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई, ऐसे। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका एक टॉल जो कैरेक्टर है, टॉल का जो डोमिनेंट है वो एक डोमिनेंट के साथ आना चाहिए, एक बार रिसेसिव वाले के साथ। जो दूसरे वाला है, हाइट वाले जो कैरेक्टर है ना, वो हमारे सीड वाले के साथ मिक्सअप करना है बस हमें। हाइट का टॉल, जो हाइट में टॉल और ड्वार्फ है, वो दोनों सीड के साथ आने चाहिए, सीड के दोनों एलील के साथ। सीड का कौन सा, येलो एलील के साथ भी और ग्रीन वाले एलील के साथ भी। ये तरीका है इसका यहाँ पे करने का। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, कैसे करना है हमें, आगे समझ में।
अब इसको लिख देते हैं हम टेबल बना के। चलो देखो क्या क्या हमारे आए थे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये थे हमारे। अब इसको यहां पे भी लिख दो, सेम ही देखो जिस वे में ऊपर लिखा सेम वे में नीचे लिखना, स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब बनाओ टेबल यहां पे। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब टेबल के बाद देखना जब हम यहाँ पे रेशो बनाएंगे ना, रेशो कितना इजी होता है बताना। चलो फिल करते हैं इनको अच्छे से, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब चेक करना आप लोग मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ सबके सब, एंड सब अपनी अपनी नोटबुक्स में खुद से बनाएंगे इसको। देखो सही बनाया बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने प्लांट्स कैसे है। रेशो निकालो पहले, पहले जीनोटाइप वाला रेशो निकालो। आप जीनोटाइपिक में कौन सा रेशो बताओगे सबसे पहले? रेशो भी बच्चों देखो यहाँ पे कैसे कंसेप्ट लगाओगे। एक मेरे को प्लांट का रेशो देखना है। सबसे पहले आप देखो कितने टॉल एंड येलो प्लांट्स हैं, टॉल भी है और येलो भी है, उसका रेशो बताना है किसके साथ? टॉल ग्रीन। फिर देन रेशो देना है आपको किसके साथ? ड्वार्फ येलो, रेशो ड्वार्फ ग्रीन। ये रेशो आपको बताना है। अब फाइंड करो यहाँ पे कितने प्लांट हैं जो टॉल भी है और येलो भी है। टॉल और येलो दोनों डोमिनेटिंग है, तो मतलब कैपिटल टी होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5, ये तो नहीं है, 6 7 8 और 9, तो मतलब 9 प्लांट मेरे ऐसे हैं जो टॉल भी है और येलो भी है। 9 रेशो। अब मुझे कौन सा देखना है? टॉल और ग्रीन। टॉल का मतलब कैपिटल टी, ग्रीन का मतलब हो गया स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या देखना था? कैपिटल टी कैपिटल वाई। यहाँ पे ड्वार्फ में क्या देखेंगे? स्मॉल टी कैपिटल वाई, और ड्वार्फ ग्रीन में स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब चेक करो, अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे येलो। अब कौन सा देखना? कैपिटल टी स्मॉल वाई। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये तो हो गए कैपिटल टी 1 2 और 3, तो मतलब 3 मेरे पास ऐसे हैं जो टॉल भी हैं और ग्रीन भी हैं। अब नेक्स्ट देखो ड्वार्फ और येलो, स्मॉल टी कैपिटल वाई, 1 2 3, 3 ही प्लांट मेरे पास ऐसे हैं जो ड्वार्फ येलो हैं। अब नेक्स्ट ड्वार्फ और ग्रीन, सिर्फ एक ही बच गया हमारा, ये आ गया रेशो 1। तो ये हो गया हमारा 9:3:1, जो हमेशा रेशो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में। अब आप रेशो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी निकाल लो उसका। आपने टॉल येलो, टॉल ग्रीन, ड्वार्फ येलो, ड्वार्फ ग्रीन का निकाला, या फिर रेशो निकाल लो सिर्फ टॉल येलो और ड्वार्फ येलो का निकाल लो रेशो, ये रेशो निकाल लेना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसका रेशो निकालो, बस काउंट करते चले जाना है आपको उसी वे में। इसको बताओ डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया या नहीं आप लोगों को? आ गया? एक और एग्जांपल करके देखते हैं। चलो अब एक एग्जांपल में हम ले रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का ही। राउंड, इस बार हमने सीड का शेप ले लिया और सीड का कलर ले लिया। राउंड येलो, और राउंड का रिसेसिव क्या होता है बच्चों? रिंकल्ड, और येलो का ग्रीन। अब इनको किससे हम डिनोट करेंगे? देखो राउंड को लिखते हैं हम कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर से वही, इसमें से एक उठा लो यहाँ पे कैपिटल आर, इसमें से भी एक उठा लो, सेम यहाँ से स्मॉल आर, इसमें से भी एक उठा लो। अब इनको कैसे लिखो? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, ऐसे लिखना है। अब इसका क्रॉस करा दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब आप बोलोगे मैम आप भी ना कहीं पे भी करा दे, तो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना ये। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका इसके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक बार क्या लिख दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बना दो अपनी यूनिट स्क्वायर, और छोटी सी बना देते हैं यहाँ पे। ये गैमेट्स तो आप लोगों ने लिख ही लिया होंगे ऊपर, तो लिखो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। लिख लिया? सेम इधर भी लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल। ये देखो हो गया। अब जल्दी जल्दी से टेबल फिल करो, उसको करो फटाफट से। फिर रेशो बताना, अब इसका रेशो आप लोग बताएंगे। चलो निकाल दो इसका रेशियो। अब ये काम आप लोगों का है, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ ऐसे लिखो इनको, देन कैरेक्टर्स को लिखो एंड बना दो क्रॉस। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है बच्चों, सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है ये हमारा। बताओ यहाँ तक आगे सबको समझ में? अब चलते हैं हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। अब देखो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता क्या है, सबसे इजी है उनको समझना। बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगाना है वहां पे। सबसे पहले लिखो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, कुछ ना कुछ हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। अक्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल अननोन जीनोटाइप। एक ऐसा प्लांट मैंने ले लिया जिसका मुझे जीनोटाइप नहीं पता है। अब बात ये आती है ना, जीनोटाइप कैसे पता लगाएंगे हम। अब जीनोटाइप नहीं पता मुझे उसका, ठीक है। अब मुझे जीनोटाइप फाइंड करना है, टेस्ट क्रॉस टेस्ट करना है, इसका जीनोटाइप क्या है, कैसे बताए लगाएंगे हम इसका। एक तो मैंने इंडिविजुअल है जिसका मेरे पास जीनोटाइप नहीं है, एंड एक दूसरा इंडिविजुअल क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, ये फिक्स रहेगा हमेशा टेस्ट क्रॉस में। हमेशा ये क्या होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए। होमोजाइगस और रिसेसिव कैरेक्टर, ये फिक्स है बच्चों, ठीक है। अगर आपको हमेशा टेस्ट क्रॉस कराना है, एक ऐसा प्लांट लेना है जिसका जीनोटाइप मुझे नहीं पता है, उसका क्रॉस मुझे कराना है एक ऐसे प्लांट के साथ जिसका मुझे जीनोटाइप पता है और होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव, तो इस बार मैंने ले लिया स्मॉल बी, ठीक है। अब अननोन जीनोटाइप है मेरे पास, मुझे नहीं पता जीनोटाइप क्या है। अब मैंने 2 केसेस ले लिए, चलो 3 केस ले लें। या तो उसका कैपिटल बी हो सकता है, या फिर कैपिटल बी स्मॉल सी भी हो सकता है, स्मॉल बी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। यही 3 केस बनते हैं, इन तीनों केसेस को करा के देख लेते हैं। चलो मैंने पहले ये वाला केस ले लिया, कैपिटल बी वाला। अब क्रॉस करा दो उसका। कौन सा क्रॉस कराना है, सिंपल, एक ही कैरेक्टर लिया है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। वही बनाओ गैमेट्स, कैपिटल बी स्मॉल बी। ध्यान से समझना, टेबल बना दो। एक बार आपकी टैबुलर फॉर्म में ही चलते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एक साइड लिख दो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ये देखो हमारे सारे के सारे प्लांट्स कैसे बने, मतलब चलो ये प्लांट्स का लिया था या कुछ भी हमने कैरेक्टर लिया था उसके हिसाब से ले लेना इसको। अब जितने भी मेरे पास प्लांट बने वो सारे के सारे डोमिनेंट दिखे मुझे,
सबके सब डोमिनेंट। और लेकिन मैंने लिया क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव। चलो इसको ही हम मान लेते हैं B4। क्या माने बेटा, B4 कोई कैरेक्टर बताओ अच्छा सा। B4 क्या कैरेक्टर, प्लांट्स का, प्लांट्स की हाइट, फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा आप टॉल में। कलर ले लेता है, चलो हाँ कलर ले लेते हैं, फ्लावर का कलर, एग्जैक्टली फ्लावर का कलर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लावर का कलर लिया व्हाइट, ठीक है। मैंने व्हाइट कलर के फ्लावर को एक ऐसे फ्लावर के साथ कराया जिसका कलर था, कैसा कलर था, जिसका था हमारा ब्लू। यस, ब्लू कलर वाले, ब्लू और व्हाइट के साथ जब मैंने कराया, व्हाइट वाला लिया मैंने होमोजाइगस रिसेसिव, तो मुझे सारे के सारे क्या मिल गए, ब्लू कलर के मिल गए, ऑल ब्लू। अब मेरे माइंड में थॉट आया कि यार मैंने तो व्हाइट के साथ क्रॉस कराया तो मुझे सारे के सारे ब्लू कैसे मिल गए। तो इसका मतलब इस वाले प्लांट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, ऐसा क्या जीनोटाइप इसका होगा जिसकी वजह से इसने हमारे व्हाइट को सप्रेस कर दिया। अब इसकी स्टेटमेंट अच्छे से लिखो, क्या है, इफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस, अगर जो हमारे टेस्ट क्रॉस में ऑफस्प्रिंग बने वो हमें क्या दिखा रहे हैं, शो द डोमिनेंट ट्रेट, वो हमें डोमिनेंट ट्रेट अब हमें दिखा रहे हैं सारे प्लांट्स में, डोमिनेंट ट्रेट वो भी 100% में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेस्ट किया गया टेस्टेड प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, वो होमोजाइगस डोमिनेंट ही होना चाहिए। ये मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला। अगर सारे के सारे ब्लू बन जाए मेरे, तो रिजल्ट हमारा क्या है कि वो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, चलो इसको कैरेक्टर को ले लेता है कैपिटल V स्मॉल b, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, स्मॉल b का आपका एक प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया जो कि था मेरा कैपिटल B स्मॉल b, मतलब ये भी ब्लू था, ब्लू ही फ्लावर वाला प्लांट ले लिया और उसको व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस करा के देखो मुझे क्या पता चला यहाँ पे, अब जैसे मुझे पहले रिजल्ट मिला था सारे के सारे ब्लू मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे भी मुझे नहीं पता जीनोटाइप क्या है, मैंने रैंडमली करा दिया ब्लू और व्हाइट का, तो मुझे सारे ब्लू मिल गए। अब मैं यहाँ पे भी वही करा रही हूँ, ब्लू प्लांट्स को व्हाइट प्लांट्स के साथ क्रॉस करा रही हूँ। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टोरी अलग हो गई। यहाँ पे 4 में से 2 प्लांट्स तो मेरे बन गए ब्लू और 2 प्लांट्स बन गए व्हाइट। तो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने जिस प्लांट की क्रॉस कराया वो मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट था, बिकॉज होमोजाइगस डोमिनेंट में 100% ब्लू बन रहे थे। इसका मतलब इसका जीनोटाइप कुछ ना कुछ अलग होगा। अब जीनोटाइप 2 ही बचता है बच्चों, होमोजाइगस डोमिनेंट तो पहले कर दिया, तो ये बचता है या ये बचता है। अब इसका तो मैं 100% श्योर हूँ, इसका इसके साथ कराऊंगी तो सारे व्हाइट बनने वाले हैं, ब्लू तो कोई नहीं मिलने वाला अब यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कब पता लगाएंगे, जब 100% डोमिनेंट बने, और अगर हमारा 50% डोमिनेंट बने और 50% रिसेसिव बने तो उससे मुझे पता चल जाता है कि वो मेरा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है। ये पता लगाया क्योंकि मेंडल को नहीं पता था जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप दिखता थोड़ी ना है ना, जीनोटाइप नहीं दिखता है, तो उन्होंने कैसे पता लगा, ये क्रॉस करा करा के ही इन्होंने जीनोटाइप्स का पता लगाया। इन्होंने एक बार ब्लू व्हाइट को क्रॉस कराया तो सारे हमारे क्या बन गए, ब्लू बन गए थे सारे डोमिनेंट। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि उन्होंने जिस प्लांट का क्रॉस कराया। अब आप बोलोगे कि मैम इनको ये होमोजाइगस रिसेसिव का कैसे पता चला, फिर आ सकता है ना आपके माइंड में क्वेश्चन कि मैम होमोजाइगस रिसेसिव आपने कैसे बोल दिया कराएंगे। बेटा होमोजाइगस रिसेसिव तो वो वाला रिसेसिव हो गया ना। अब इसकी जितनी भी जनरेशन उन्होंने बनाई सारी की सारी व्हाइट बन रही थी, 1 जनरेशन 2 जनरेशन, इन्होंने 10 से 20 तक जनरेशन बना दी इसकी, सारे के सारे व्हाइट बन रहे थे। अगर इसके अंदर कोई भी डोमिनेंट का एक एलील होता तो बेटा कहीं ना कहीं तो ब्लू दिखाता। इसलिए इन्होंने ऐसा एक प्लांट ले लिया जिसके साथ क्रॉस कराना स्टार्ट कर दिया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। इनको पता चल गया कि इस वाले का कैरेक्टर, इस वाले का जीनोटाइप ये है, इस वाले का जीनोटाइप ये है, ऐसे सारे जीनोटाइप इन्होंने फाइंड आउट कर दिए। आया बताओ रिजल्ट समझ में कि होमो का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कब बनता है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कब बोलेंगे। क्वेश्चन यही पे यही आएगा कि क्रॉस कराया 100% डोमिनेंट दिखा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, हमें 50% डोमिनेंट दिखे 50% रिसेसिव दिखे तो जीनोटाइप क्या होगा। यहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे।
तो ये हुआ हमारा टेस्ट क्रॉस, किसी भी प्लांट का जीनोटाइप पता लगाना। बहुत इजी है जीनोटाइप पता लगाना। अब नेक्स्ट आता है मेरा बैक क्रॉस। अब देखो बैक क्रॉस के लिए क्या कराता है, बैक क्रॉस में ध्यान से समझना, पहले डेफिनेशन लिखो। क्या कराएंगे, अ जेनेटिक क्रॉस, एक हम जेनेटिक क्रॉस कराएंगे यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट और हमारे पेरेंटल प्लांट के बीच में, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म ले लो या प्लांट ले लो एंड वन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंटल। अब वो आपके ऊपर चॉइस है, कुछ भी पेरेंट्स ले लो, कोई से भी हाइब्रिड के साथ करा दो। अब देखो इसको कैसे कराएंगे, ध्यान से समझना बच्चों बिल्कुल। मैंने ले लिए यहाँ पे पेरेंट्स, एक ले लिया मैंने होमोजाइगस। देखो एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों। देखो अभी स्क्रीन विजिबल है ना फिर से, सही। तो देखो अभी पेरेंट्स का हम करा रहे हैं कि मैंने आपको क्या बोला, एक पेरेंटल प्लांट ले लिया। जैसे पेरेंटल प्लांट लिया मैंने यहाँ पे होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, और एक ले लिया मैंने यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखो कुछ भी ले लो, होमोजाइगस डोमिनेंट में मैंने ले लिया कैपिटल आर और रिसेसिव में ले लिया स्मॉल आर। फिर वही हमारा फॉर्मूला कौन से वाला बच्चों, गैमीट्स बनाने वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर बना दिया। अब बनाओ इनके प्लांट्स, क्रॉस कराओ अब इनके बीच में। टेबल वाला फॉर्म ले लें हम, वही बच्चों को समझ में आया था टेबल में। लिखो इसको, एक को एक्स एक्सिस पे लिख दो, एक को वाई एक्सिस पे लिख दो। अब टेबल को फिल करो, क्या जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल, ये आ गया हमारा। अब ये हमारी आ गई बच्चों हाइब्रिड, आ गई मेरी फर्स्ट जनरेशन। अब मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था, डेफिनेशन पढ़ो फिर से, एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म और एक ओरिजिनल पेरेंट, उनके बीच में क्रॉस कराता है, उसको बोलता है बैक क्रॉस। तो मैंने एक हाइब्रिड, सारे हाइब्रिड सेम है, कोई सा भी ले लो, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और किसके साथ करा दो, कोई भी एक ओरिजिनल पेरेंट के साथ करा दो। तो मैंने ले लिया कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट वाला पेरेंट, करा दो फिर से क्रॉस। अब इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर वही टेबल बना दो। तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ डेफिनेशन पे है, डेफिनेशन पता होगी तो आप करा दोगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, अनलेस नहीं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। अब आप देखो ना यहाँ पे जितने भी ये प्लांट्स बन रहे हैं मेरे सारे के सारे, यहाँ पे भी सारे के सारे डोमिनेंट है, यहाँ पे भी सारे के सारे डोमिनेंट है, जबकि मैंने क्या लिया था, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव। ये तरीका होता है बच्चों। अब आप बोलोगे कि मैम इस पे हम करा क्यों रहे हैं, इसको कराने का रीजन क्या है, इस टाइप की क्रॉस को यूज करते हैं प्लांट ब्रीडर्स या फिर एनिमल ब्रीडर्स यूज करते हैं इसको। एनिमल ब्रीडर्स के थ्रू ये यूज किया जाता है, मेथड ऑफ प्योरीफाइंग डिजायर्ड स्टॉक। डिजायर्ड
स्टॉक, डिजायर स्टॉक का मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स में होमोजाइगस भी है, जिन प्लांट्स में होमोजाइगस रिसेसिव भी है, मतलब डोमिनेंट भी रिसेसिव है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरे पास सारे प्लांट्स डोमिनेंट ही बचे, कोई रिसेसिव ना रहे यहाँ पे। तो वो क्या कराते हैं कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं, एक होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं, जो नया प्लांट बनता है उसी नए प्लांट का क्रॉस करा देता है वापस पेरेंट के साथ, फिर नया बनता रहेगा, फिर उसी के पेरेंट के साथ क्रॉस कराते रहेंगे, जिसकी वजह से कभी भी मेरा होमोजाइगस रिसेसिव नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी शॉर्ट हाइट का या फिर कोई रिसेसिव कैरेक्टर वाला नहीं बनता है, ना प्लांट ना एनिमल। यहाँ पे यूज करते हैं हम अपना बैक क्रॉस। बताओ समझ में आया बैक क्रॉस होता क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है आपका, और डाई हाइब्रिड क्रॉस सिर्फ गैमीट्स के ऊपर डिपेंड है हर एक चीज। यहाँ पे हम गैमीट्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे मेंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लिखो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अच्छे से डेफिनेशन लिखो, बोर्ड एग्जाम्स में आती है। इट स्टेट दैट, ये क्या स्टेट करती है, दैट टू एलील्स कंट्रोलिंग, जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ईच कैरेक्टर को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं आइडेंटिटी इन द ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। एंड जब इससे फिर हम गैमीट्स बनाते हैं, ईच गैमीट रिसीव ओनली वन एलील, उसको सिर्फ एक एलील मिलता है, वो डिपेंड कर रहा है, एलील डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। ईच गैमीट रिसीव only one allele of each character, हर एक कैरेक्टर का सिर्फ एक ही एलील बनता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑन रैंडम बेसिस। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे, 100% मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। क्लियर। सेकेंड लॉ लिखो क्या होता है। सेकेंड लॉ है हमारे मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो ये लो हमें क्या बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपरली एकदम। इसके पीछे ना एक लिमिटेशन भी है, बस यहाँ पे एक लिमिटेशन आती है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखो एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर located in different pair, डिफरेंट पेयर पे आपके लोकेटेड हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में जब हम सेग्रीगेट करते हैं तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। बस यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन, अब लिमिटेशन ये आती है, हमारा ये लॉ एप्लीकेबल सिर्फ तब होता है कब इट होल्ड्स गुड only if the different pairs of allele, different pairs of allele lie in different chromosomes, different chromosome pair। इसका मतलब ये है कि ये मेरा एक क्रोमोसोम है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एलील्स अलग अलग होते हैं। अब सपोज करो
ये मेरा एक जीन, एक एलील यहाँ पे, मतलब क्रोमोसोम की एक ही आर्म के अंदर दोनों एलील है, तो कैसे सेपरेट होंगे? नहीं सेपरेट हो पाएंगे ना। अभी थोड़ी ना क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएगा। इनका कहने का मतलब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल होगा अगर हमारा एक एलील यहाँ पे और दूसरा एलील यहाँ पे हो, क्रोमोसोम की दोनों अलग अलग स्पेस आर्म्स पे प्रेजेंट हो अगर, तभी तो क्रोमोसोम सेपरेट होता है। जब हमने देखा था माइटोसिस मियोसिस में, तभी तो एलील्स अलग अलग जाएंगे, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं पीछे एलील सेपरेट हो जाता है। एलील सेपरेट कब होंगे? जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, अलग अलग पेयर्स पे, क्रोमोसोम्स के अलग अलग पेयर्स पे प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने की। लिखो कब होगा? बिकॉज वी नो इट होल्ड्स गुड ओनली इफ द डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स, एलील्स के अलग अलग पेयर क्रोमोसोम पेयर में, अलग अलग क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। सिंस वी नो इट इज द क्रोमोसोम, is the chromosome and not individual alleles, not individual allele which segregate, ये आपको दिखने रहा होगा, segregate लिख लेना। इट इज द क्रोमोसोम एंड नॉट इंडिविजुअल एलील जो सेग्रीगेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया आपको मैंने यहाँ पे, अब दोनों एलील यहाँ पे हैं तो कैसे सेपरेट हो गए? एलील थोड़े ना अलग अलग जाते हैं, एलील सेपरेट नहीं होते, क्रोमोसोम सेपरेट होता है बच्चों। यहाँ पे जो हम ये क्रॉस करा रहे हैं, जैसे कैपिटल बी है, तो ये दोनों के दोनों एक ही क्रोमोसोम पे है, तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ऐसे एक कैपिटल बी यहाँ पे, एक कैपिटल बी यहाँ पे, तब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ये है दोनों के दोनों यहाँ पे है, तो तब कहाँ से सेपरेट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे सेपरेट, तो दोनों अलग अलग पेयर्स पे होने चाहिए, तब हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता है। बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर? हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया, और उसके बाद हमारा हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा, टेस्ट क्रॉस देखा, बैक क्रॉस देखा। अब इसके बाद दो लॉज आते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव। अब ये तो आप लोगों को बहुत इजीली पता है क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेटिंग कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड किसी दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करेगा, दूसरे के एक्सप्रेशन को रोकेगा, उसको बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक होता है लॉ ऑफ रिसेसिव। लॉ ऑफ रिसेसिव का मतलब ये है कि जो मेरा रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव ट्रेट, वो अपने आप को शो करेगा सिर्फ और सिर्फ कब? इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। किसी डोमिनेंट कैरेक्टर की एब्सेंस में ही अपने आप को शो करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे मम्मी पापा। डोमिनेटिंग कौन है? हमारी मम्मी डोमिनेटिंग है, तो जब तक मम्मी है तब तक पापा का राज नहीं चल सकता। मम्मी गई मायके, तब किसका राज चलेगा? पापा का राज चलेगा घर पे। ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेसिव। बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आया है नहीं? अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरीज क्या होती है, बिकॉज अब जैसे जैसे मेंडल की हिस्ट्री खत्म हुई ना, अब मेंडल्स के कुछ लिमिटेशंस भी आ जाएंगी। बिकॉज मेंडल ने बोला डोमिनेंस, हर एक चीज अपने आप को डोमिनेट करती है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दो दिखता है, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखते। लेकिन आगे जाके हमें पता चलेगा इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच के इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, जिसको दो वर्ड्स हम यूज करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो रहा है वो। आप देखोगे जब आप क्रॉस कराओगे एक पर्पल और व्हाइट फ्लावर को, तो पर्पल और व्हाइट फ्लावर को जब क्रॉस कराया तो उसमें मुझे कुछ पिंक फ्लावर भी मिले। अब वो पिंक फ्लावर को मैं क्या बोलूं? डोमिनेंट बोलूं, रिसेसिव बोलूं? मुझे नहीं पता क्या बोल सकते हैं हम उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक आएगा को डोमिनेंस, मतलब दो कैरेक्टर दोनों के दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के दोनों एक साथ एक्सप्रेस करेंगे। जैसा हमारा ब्लड ग्रुप में होता है आई ए और आई बी, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं एलील्स होता है, हमारे एलील्स है दोनों के दोनों। अब इन एलील्स में से कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए था, एक रिसेसिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप शो होता है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप शो होता है। ये एग्जांपल है को डोमिनेंस का, दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो दो लिमिटेशन थी, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। यहाँ तक बताओ सब कुछ क्लियर है? आई थिंक कोई भी डाउट आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे डाउट्स पूछ लेना। क्लियर? एंड इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा डाउट्स आएंगे। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।